नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं प्रेम गुप्ता मानी जी की लिखी कहानी मेरा घर कहाँ है। बाबूजी नहीं रहे। पिघले हुए शीशे की तरह यह वाक्य मेरे कानों में गिरा। मैं लड़खड़ा कर वहाँ रखी कुर्सी पर धम से बैठ गई। लगा जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं। यद्यपि इसका अंदेशा मुझे कई महीने पहले से था, पर इतनी जल्दी यह घड़ी आ जाएगी सोचा नहीं था। अभी 15 दिन पहले ही तो विकास ने फ़ोन पर कहा था, दीदी तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, बाबूजी अब पहले से ठीक हैं। उन्होंने खाना पीना भी शुरू कर दिया है और सुबह उठकर 4 कदम चलते भी हैं। और बात करते करते विकास हल्का सा अटका था तो मैं शंका से भर उठी थी, पर क्या विकास, तुम कहीं मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? अरे नहीं दीदी, विकास हड़बड़ा गया। तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? 82 की उम्र में सब एकदम ठीक तो नहीं हो सकता ना। जितना बताना था सब बता तो दिया। अब छोटी छोटी बात के लिए तुम कानपुर से दिल्ली कितनी बार आओगी? फिर जीजू को भी तो दिक्कत होती है ना। इसी से खैर बाबूजी थोड़ा ठीक है सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई मुझे। अच्छा माँ से बात कराओ। मेरे कहते ही मोबाइल बंद हो गया। 2-3 बार मिलाया पर जब उठा नहीं तो लगा विकास शायद बाबूजी में व्यस्त हो गया। माँ तो ऐसे भी फ़ोन पर ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। बाद में जब भी मैं फ़ोन करती विकास का वही जवाब। लेकिन आज यह अचानक, अरे भाई कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? 7:30 बज रहे हैं। गुसल खाने से बाहर आते राहुल ने कहा तो मेरे मुंह से बस मुश्किल से निकला, बाबूजी। हाँ समझ गया। तो क्या 82 साल काफ़ी होते हैं जीने के लिए? इतना बीमार थे, जाना तो था ही उन्हें। अब इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अब इसी तरह रोनी सूरत लिए बैठी रहोगी या फिर कुछ खाने को भी दोगी? अब बीमार बूढ़ऊ चल बसे तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं भी अन्न जल त्याग कर जान दे दूं। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं अन्न जल त्याग कर जान दे दूं। राहुल की आवाज़ की तल्खी और बोलने के तरीके ने मुझे भीतर तक तोड़ कर रख दिया। वैसे तो अक्सर मेरे माँ बाप के बारे में अंट संट कहते रहते थे, पर इस तरह किसी की मौत पर कुछ देखा कहने से तो मैं अपने आप को रोक लिया। पर आंखों की कोरों से भरा पानी बांध तोड़कर बह निकला। पता नहीं क्या सोचकर राहुल कुछ और कहे बिना रसोई में चले गए, शायद चाय बनाने के लिए। मेरे दिल की धड़कन वैसे भी बाबूजी की इस अचानक खबर से बहुत तेज थी। इस पर राहुल की संवेदनहीनता मेरे पैरों से जैसे किसी ने पूरी ताकत खींच ली हो। पर दिल्ली तो जाना ही था। अभी 2 महीने पहले ही गई थी दिल्ली। बाबूजी की तबीयत खराब सुनकर, उन्हें रोग भी तो 10 तरह के थे, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी। जवानी में अपनी सेहत और रौब के लिए जानने वाले बाबूजी इस उम्र तक आते आते क्या से क्या हो गए। हम दोनों भाई बहनों को बाबूजी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, पर माँ, वे तो हमेशा उनकी पैर की जूती बनी रही। अपने दोस्तों से वे अक्सर कहा भी करते थे, औरत को हमेशा पैर के नीचे दबा कर रखना चाहिए। जरा सी ढील दी कि वह सिर पर चढ़कर नाचने लगती है। छोटा होने के कारण विकास को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, पर समझदार होने पर माँ के दर्द को महसूस कर मैं भीतर तक भीगती रही, पर कुछ कर नहीं पाती थी। बाबूजी का भरपूर प्यार दुलार पाकर भी उनके रोब दाब कड़क आवाज़ के आगे कभी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। पर इधर साल भर से बाबूजी एकदम बदल से गए थे। लगता ही नहीं था कि वे वही बाबूजी थे जो छोटी छोटी बातों के लिए माँ को दोष देते, उनकी एक गलती पर उन्हें इस तरह दुत्कारते कि लगता जैसे वह उनकी पत्नी नहीं कोई पालतू पशु हो, जिन्हें मालिक के आगे हर वक्त दुम हिलाना होता है। इतना सब होने के बाद भी बाबूजी खाने की थाली हमेशा माँ के हाथों से ही लेते थे। थाली भी कैसी, एकदम साफ सुथरी, करीने से सजी दाल चावल रोटी सब्जी दही चटनी सलाद और साथ में मूंग का पापड़ भी। इतने में से कोई भी चीज़ छूट जाती थी तो थाली उड़ती हुई सीधे कमरे से बाहर जाती। कमरे के सारे पर्दे खराब हो जाते, जिसे उसी वक्त फर्श की सफाई के बाद माँ को ही धोना पड़ता। निःशब्द रोती माँ
साफ सफाई के बाद बाबूजी के मान मनोबल में इस तरह जुड़ जाती जैसे नौकरी से निकाले जाने के भय से कोई कर्मचारी अपने बात से चिरौरी कर रहा हो। काफ़ी देर गुस्सा रहने के बाद माँ के साथ साथ हम दोनों को परेशान देख बाबूजी आखिर में मान ही जाते। तब पूरी कचौड़ी और मसाले वाली सब्जी की सुगंध से घर महक उठता और इधर बुढ़ापा और तन की अशक्तता इंसान को किस कदर बदल देता है। बाबूजी को देखकर मैं अक्सर सोचती थी, विकास और मेरी शादी के बाद बाबूजी जैसे कोई बोझ से मुक्त हो गए थे। नौकरी से रिटायरमेंट के साथ ही वे जैसे अपने रोब से भी रिटायर हो गए थे। अब माँ भी पहले जैसी नहीं रह गई थी। बाबूजी के सामने थोड़ा खुलकर बोलने तो लगी, पर बावजूद इसके उन्होंने अपने हर दर्द को चुप्पी का बाना पहनाए रखा था। शादी के बाद मैं तो कानपुर आ गई थी, पर विकास और उसकी बहू के साथ भी उन्होंने अपने दर्द को कभी नहीं बांटा। लो चाय पी लो। राहुल ने चाय का कप मेरे सामने मेज पर रख दिया, पर मैंने उस ओर देखा भी नहीं। रोते हुए आंखें धुंधलाने सी लगी थी। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। पिछली बार का देखा बाबूजी का चेहरा बार बार आंखों के आगे आ रहा था, और उससे ज़्यादा माँ का। कैसी होंगी माँ? वह तो एकदम खाली हो गई होंगी। यद्यपि भीतर से तो वह पहले भी खाली ही थी, पर अब तन से इस उम्र में भी अपने अशक्त तन से बाबूजी के आगे हर वक्त व्यस्त रहकर डोलती तो रहती थी। दिन कब चहलकदमी करता आगे निकलकर अंधेरे से घिर गया, शायद वह कभी जान ही नहीं पाई थी। पर अब बाबूजी के जाने के बाद माँ के भीतर के खालीपन ने उसे किस कदर घेर लिया होगा, यह सोचकर मेरी रुलाई छूट रही थी। मेरी आंखें एक ऐसा पहाड़ी झरना बन गई थी जिसमें मैं अकेली ही भीग रही थी। राहुल के दोबारा चाय पीने के कहने से बाद वह झरना थोड़ा हल्का हुआ तो भीगती आवाज़ में मैं इतना ही बोल पाई, मुझे अभी जाना है। अरे अभी कैसे जाओगी? मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। अभी काम वाली भी तो नहीं आई है। फिर अभी 2 महीना पहले ही तो वहाँ रह कर आई हो। दोबारा इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत है क्या है? दोबारा से क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस बाबूजी का चेहरा आखिरी बार देखना चाहती हूँ। तुम कुछ दिन खाना बाहर ही खा लेना। वेग से बरसती आंखों को पोंछती हुई मैं अंदर कमरे में आ गई। सूटकेस में अपने कपड़े रखने से पहले मैंने मुंबई विक्की को फ़ोन किया, तो मेरे कुछ कहने से पहले ही वह बोल पड़ा, मम्मी, मामा का फ़ोन आ गया था कि नाना नहीं रहे, तुम भी दिल्ली। मेरी ज़रूरी मीटिंग है, अभी नई नौकरी या छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम बॉस को फ़ोन करके बता दो ना। मेरी आवाज़ के गीलेपन को विक्की ने महसूस कर लिया था, शायद इसीलिए मुझे मनाते हुए बोला, मम्मी दुखी मत हो। मैंने खबर मिलते ही फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि या तो कल की मीटिंग ज्वाइन कर लो या फिर परमानेंटली छुट्टी ले लो। मम्मी तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ नाना नानी या दादा दादी की कोई अहमियत नहीं है। तो ठीक है, अपने बात से पूछ लेना कि जब मम्मी मर जाएगी तब तो छुट्टी दे देंगे ना। विक्की कुछ कहता उससे पहले ही मैंने फ़ोन काट दिया। विक्की नहीं आ रहा था, नई नौकरी थी उसकी तो मजबूरी थी। लेकिन राहुल, वह भी जाने को तैयार नहीं। मुझे समझाने आया थी कि तुम भी जाकर क्या करोगी, अभी तो बाबूजी से मिल कर आई हो। फिर वहाँ तो विकास ही सब करेगा ना, वह तो है ही, वहाँ तुम्हें तो कोई काम नहीं। राहुल की बात सुनकर मैं तिलमिला गई थी। तुम्हारे माँ बाप जब बीमार पड़े थे तो तुम तो अपने दो दो भाइयों के रहते भी महीने भर उनके पास रहे थे। मैंने भी उनकी सेवा में कोई कसर नहीं रखी थी। और तुम हो कि अपने बाबूजी के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया है, वहाँ पहुँचकर वापस भेज दूँगी। आज तुम चले आना। मैं क्यों जाऊँ? अप्रत्याशित रूप से राहुल चीख पड़ी। तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ, मैं अपनी गाड़ी नहीं दूंगा, समझी? सहसा मैं हचकचा कर देखने लगी। उनकी आदत समझकर हमेशा नज़रअंदाज करती रही, पर इस दुख के समय रोते रोते मेरी आंखों में भी जैसे एक अजीब सा दर्द उभर आया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछली बार वहाँ से आते समय तो बाबूजी से लिपट कर जब मैं रोई थी तो बाबूजी भी बुरी तरह रो पड़े थे। बेटा इस बार जा रही हो तो समझ लेना,
मुझे आखिरी बार देख रही हो। डॉक्टर ने तो पहले ही जवाब दे दिया। यह तो तुम्हारी माँ के पुण्य प्रताप से जिंदा हूँ। बस। आगे वह बोल नहीं पाए थे। माँ ही तड़प कर बोली थी, बिटिया भगवान से मनाओ कि इनसे पहले मैं चली जाऊँ। तुम भी क्यों जाओ माँ, भगवान से मनाऊंगी कि अभी बरसों तुम दोनों का ही साया बना रहे। वापस आकर मैं खुद कितनी बार रोई थी याद भी नहीं। बाबूजी का हाल जानने के लिए जब भी फ़ोन करती विकास से ही बात होती। माँ वैसे तो ज़्यादा बात नहीं कर पाती, इस पर बीमार बाबूजी की सेवा टहल व उम्र ने उन्हें जितना नहीं थकाया था उतना बीमारी ने तोड़ दिया था। अब सूटकेस ठीक कर मैंने गाड़ी बुक कर दिया। राहुल अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने मेरी ओर एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। अचानक ही मेरे मुंह से निकला, भाड़ में जाओ, अपनी माँ की तरह नहीं जो तुम्हारे पैरों की जूती बनी रहूं। राहुल ने शायद नहीं सुना, वरना तूफान ही आ जाता। ड्राइवर भी बहुत अच्छा था। मेरे बार बार कहने के बावजूद भैया जरा तेज चला, वह संभल कर चलाता रहा। मैम जहाँ सेफ होगा वहाँ तेज जरूर चला दूंगा, आप आराम से बैठिए, बिल्कुल परेशान ना होइए। परेशान न होकर आराम से बैठने की बात सुनकर मेरी आंखें फिर ढुलक गई। जितनी बार रुमाल से आंसू सुखाने की कोशिश करती, आंखें फिर गीली हो जाती। पहले भी जब कहीं गाड़ी से जाती थी रास्तों को निहारती जाती थी। कहाँ कैसे पेड़ हैं, जाम में कितनी गाड़ियाँ फंसी है, कौन कैसे चल रहा है। पर आज इस वक्त रास्ते मुझे सांत्वना दे रहे थे। घबराओ मत, जल्दी पहुंच जाओगी। बाबूजी का चेहरा देख लेना आकर। पर इसके साथ ही ढेर ख्याल कैसे आने लगे। बाबूजी सफ़ेद चादर में लिपटे हुए, रक्त विहीन सफ़ेद चेहरा, कंकाल सा शरीर और उस शरीर से लिपट कर जार जार रोती माँ, विकास का मुरझाया चेहरा और उसके बच्चों की दुविधाग्रस्त सहमी आंखें। बेचैनी से भरी मैं अपने में इतना खोई हुई थी कि गाड़ी कब दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर गई मैं जान ही ना पाई। तंद्रा तो तब टूटी जब ड्राइवर की आवाज़ कानों में पड़ी, मैम जो रूट मैप दिखा रही है उसी से चलूं या आप किसी और रास्ते से चलेंगी। मैं उसके इस तरह अचानक पूछने से हड़बड़ा गई। पल भर के लिए लगा जैसे मैं रास्ता ही भूल गई हूँ। दूसरे ही पल जैसे होश आ गया। ड्राइवर को निर्देश देकर बीच बीच में रास्ता भी बताती चली गई। बस मैं जल्दी से घर पहुंचना चाह रही थी। सहसा गाड़ी जिस झटके से घर के सामने रखी उससे ज़्यादा झटका मेरी सोच को लगा। उस झटके से मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। घर के बाहर पसरे सन्नाटे ने जैसे मेरे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी। मैं गाड़ी से उतरना ही भूल गई तो ड्राइवर ने मुझे टोका, मैम राइड एंड हो गई है। उसने मेरे बिना कुछ कहे ही मेरा सामान गेट के बाहर रख कर अपने आप ही कॉल बेल दबा दी। मेरी उस समय की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा शायद उसे हो गया था। विकास ने जैसे ही गेट खोला मैं अपने सामान की परवाह किए बगैर अंदर की ओर दौड़ पड़ी। पर यह क्या, अंदर भी एक अजीब तरह का सन्नाटा पसरा था। अंदर न बाबूजी थे न उसके संगी साथी। मुझे पहुंचने में 5 घंटे क्या लग गए। सब कुछ खत्म कर दिया गया। मैं चीखना चाहती थी पर चीख नहीं पाई। सामने एक झक सफ़ेद साड़ी में लिपटी अपना मुरझाया चेहरा लेकर माँ बैठी थी। उन्हें देखते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया। यह क्या माँ, किसी ने मेरा इंतजार भी नहीं किया। मैं बाबूजी को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। माँ भरभरा कर रो पड़ी। उनके मुंह से जैसे अटक अटक कर आवाज़ निकल रही थी, बिटिया मेरा लाला चला गया, अब मैं कैसे जीऊँगी। माँ बाबूजी को प्यार और सम्मान से लाला कहा करती थी। मैं खुद रो रही थी पर माँ को समझा रही थी, माँ दुखी न हो। बीमारी ने बाबूजी को कितना तोड़ दिया था, कितना कष्ट सह रहे थे। उस कष्ट से बाबूजी मुक्त हो गए। अरे खुद मुक्त हो गए तो इस दुख कष्ट से मुझे भी मुक्त कर जाते। माँ का बिलखना बदस्तूर जारी था। दुख से मेरा कलेजा भी फट रहा था, पर उससे ज़्यादा भीतर गुस्से का विस्फोट हुआ। पास आकर खड़े विकास पर मैं फट पड़ी। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि मेरा इंतज़ार कर लो। आगे बोला भी नहीं गया, मैं फिर रो पड़ी। तो कुछ झिझकते ही विकास मेरे पास बैठ गया। मैं क्या करता दीदी, बाबूजी को 10 बीमारी थी, शरीर फूलने लगा था, भीतर पानी भर गया था, ज़्यादा देर रोकना ठीक नहीं था। सब पीछे पड़ गए थे, क्रियाकर्म जल्दी करो।
तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा था पर तुम सुन कहाँ रही थी। बस कहे जा रही थी मेरे पहुँचने तक रुक जाओ। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। कुछ देर चुपचाप बैठकर विकास भी उठकर चला गया। मैं माँ व बाबूजी को याद करके बार बार रोए जा रही थी। विकास की पत्नी नेहा पूरी सब्जी ले आई। दीदी कुछ खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा और माँ को भी खिला दो। कुछ कहने के लिए मैंने नेहा की ओर देखा तो चिपक पड़ी माँ के हाथों की सोने की चूड़ियाँ नेहा की कलाइयों की शोभा बढ़ा रही थी। नेहा ने मेरा चौंकना ताड़ लिया था। खिसियानी सी बोली, दीदी वह कल रात को माँ बाबूजी के साथ अस्पताल में अकेली थी ना, तो वहाँ कोई खतरा न हो इस डर से मैंने चूड़ियाँ ले ली थी। कुछ दिन में माँ जैसे ही संभल जाएंगी मैं वापस कर दूँगी। मेरे कुछ कहने से पहले ही नेहा तेजी से अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही फिर एक अजीब से सन्नाटे ने माँ को घेर लिया। माँ बाबूजी को याद करके बिलख रही थी और मैं तो माँ के भविष्य को सोचकर हलकान हो रही थी। एक इंसान के जाते ही सब कुछ किस तरह बदल जाता है। बाबूजी द्वारा सम्मान न पाने के बावजूद माँ किस तरह सजी धजी रहती थी। माँ बहुत गोरी थी और खूबसूरत भी। अपने काले लंबे बालों का बड़ा सा जूड़ा बनाकर माँ जब सामने खड़ी होती थी तो कभी कभी मैं ही चीख उठती थी। अपनी बेटी बनाकर पैदा तो कर दिया, पर अपनी खूबसूरती देना क्यों भूल गई। माँ हंस कर रह जाती। वह कैसे कहती कि तुम दोनों अपने बाप पर गए हो। साधारण नैन नक्श वाले बाबूजी कभी माँ पर ध्यान नहीं देते थे, पर दूसरों का ध्यान उनके पर खूब जाता था। जब पाउडर लगे हल्के लंबोतरे चेहरे पर अठन्नी बराबर लाल बिंदी और मांग में ढेर सारा लाल सिंदूर भरकर वे सबके सामने आती थी तो न जाने कितनी औरतें जल जाती थी। और बाबूजी के संगी साथी, बाबूजी ने कभी उनके सामने माँ को आने ही नहीं दिया। पर इस समय मेरा दिल चाक चाक हो गया। बेतरतीबी से फैले माँ के खिचड़ी बाल, सुनी मांग, माथा और पैरों से बिछुए और पायल गायब होने से अजीब तरह का सूनापन, और सबसे ज़्यादा बाबूजी को ढूंढती सी वे माँ की आंखें। मैंने माँ को खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, पर वे मुंह में एक निवाला तक ना लेने को तैयार रही थी। उनके बस एक ही रट, तुम्हारे बाबूजी बिना खाए चले गए, उनके खाए बिना कभी कुछ खाया नहीं। अब मैं कैसे खाऊं? माँ का करुण विलाप मेरा सीना छलनी किए दे रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि माँ को कैसे संभालूं। वैसे भी बाबूजी की बीमारी के समय से वे काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बाबूजी की चिंता में वे जैसे खुद को भूल गई थी। ना समय से नहाना धोना, न खाने की सुध। इस बुढ़ापे में भी बाल काले किए रहने वाली माँ को अपने खिचड़ी बालों की भी कोई चिंता नहीं रहती। दिल्ली जाने पर मैं ही जिद करके उनके बाल कलर कर देती थी। इसलिए फ़ोन पर विकास और नेहा चाहे जो कहते, पर मुझे विश्वास नहीं होता था। नेहा जब खाना रखकर कमरे में चली गई तो मुझे बुरा तो लगा, बहुत लगा, पर मैं चुप रही। कुछ कह सुनकर थोड़े दिनों में मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन तब माँ का क्या होगा? वो तो इन दोनों के हवाले ही रहेंगी। इधर माँ जार जार रोए जा रही थी और मैं सोच के गहरी खाई में धंसती जा रही थी। माँ कम बीमार नहीं है, उन्हें भी दिल का दौरा पड़ चुका है। आर्थराइटिस के कारण पैर में अलग तकलीफ। किस तरह लंगड़ा लंगड़ा कर बाबूजी के लिए दौड़ती रहती थी। मेरे मना करने पर भी नहीं मानती थी। बिटिया, तुम्हारे बाबूजी की सेवा और कोई नहीं कर पाएगा, उन्हें सिर्फ मैं ही समझती हूँ। देखा नहीं, वे सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही खाते हैं। मुझे समझाते हुए माँ का चेहरा एक अलग तरह के दर्प से चमक उठता। मैं खिज उठती। यह माँ कितनी अजीब है। बाबूजी उन्हें ठीक से पूछते नहीं, फिर भी उनके लिए जान दिए रहती है। एक दिन मेरी यह खिज उनके सामने निकल आई। उनके चेहरे पर वही गर्व भरी मुस्कान खिल उठी। अरे बिटिया, तुम बाबूजी के गुस्से की बात कर रही हो। यह तो उनका स्वभाव है, वरना वे मुझे बहुत चाहते हैं। उन्होंने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, इतना बड़ा घर दिया है। यह श्रृंगार पटार उन्हीं के दम पर तो है। उस समय मैं चाहकर भी माँ के बात का विरोध नहीं कर पाई थी। बाबूजी के प्रति यह उनका अगाध प्रेम था जो उन्हें अपने ईश्वर से भी बड़ा मानता था। इसलिए आज भी वह अपने ईश्वर को भोग लगाए बिना कैसे खाती। सुबह से माँ ने मुंह में अन्न का एक दाना नहीं डाला था। इस पर एक दिन पहले से बाबूजी के लिए निर्जल व्रत कर रही थी। ऐसे में तो वह मर ही जाएंगी, ऐसे में तो वह मर ही जाएंगी। मेरा मन
एकदम से काँप उठा। जब लाख समझाने पर भी वो खाने को तैयार नहीं हुए तो मैंने कसम देकर किसी तरह उन्हें संतरे का जूस पिला दिया। बाबूजी की याद में दिन कब बीत गया पता नहीं चला। आकाश से उतरकर शाम भी कब धरती पर झुक आई इसका भी होश नहीं रहा। नेहा भी जब घर की बत्तियां जलाई तब एक अजीब तरह के एहसास ने घेर लिया। रोशनी के पीछे भी कितना गहरा अंधेरा होता है यह हम कभी समझ नहीं पाते। बत्तियां जलाकर नेहा वापस अपने कमरे में चली गई। विकास तो दोपहर से ही बाहर नहीं निकला था। उनके दोनों बच्चे भी घर के माहौल में इतना सहम गए थे कि नेहा ने उन्हें मेरे आने से पहले ही उनकी मौसी के यहाँ भेज दिया था। घर एकदम खाली खाली सा सन्नाटे की गिरफ्त में था। मैं और माँ एक साथ तो थे पर कहीं कोई आवाज़ नहीं। माँ को लाली लाली कहकर पुकारने वाला जो नहीं था। माँ को किसी तरह दवा देकर मैंने सुला तो दिया पर बीच बीच में किसी बच्चे की तरह सुबक पड़ती। उनकी उस एक रट ने मेरी आंखों में झपके की तरह आती नींद को भी जाने किस कोने में दुबका दिया था। तुम्हारे बाबूजी को खाना देना है, वे मेरे हाथ के सिवाय किसी से नहीं लेंगे। रात कब बीती पता नहीं चला। बैठे बैठे ही शायद झपकी में मैंने रात काट दी थी। माँ अब भी नीम बेहोशी में थी। मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा। सामने दीवार पर टंगी घड़ी 9 पर चल कदमी कर रही थी। हड़बड़ा कर मैं उठी और कमरे से लगे बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई तो जैसे मेरी सांसें अटक गई। बाबूजी का कमरा एकदम सोना था। वहाँ बाबूजी का सामान वैसे ही था जैसे बाबूजी छोड़ गए थे और फिर लौटने पर मौत ने उस कमरे में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया था। पल भर में खड़ी बाबूजी का पलंग उस पर रखा मसनद देखती रही, फिर बाहर लान में आ गई। बाबूजी जब ठीक थे तो अक्सर लान में रखी उनकी कुर्सी पर आकर बैठ जाया करते थे। उन्हें वहाँ देखकर पड़ोसी के कुछ उनके हम उम्र लोग भी आ जाया करते थे और फिर गपशप का जो दौर चलता रुकने का नाम नहीं लेता था। बाबूजी घर के भीतर जितने कड़क थे बाहर उससे भी ज़्यादा मीठे थे। बाबूजी के उस टाइम पास से भी माँ कुछ देर राहत की सांस ले लिया करती थी। पर अब लान में 2-4 कुर्सियाँ थी पर सब खाली। बाउंड्री के पास लगे छोटे से पेड़ के नीचे बाबूजी का अस्थि कलश रखा था। विकास शायद कैलाश और नितिन के साथ जाकर उनकी अस्थियां चुन लाया था। अब वे घर के एक कोने में इस तरह रखी थी जैसे किसी ने उसे घर से निष्कासित कर दिया हो। अस्थि कलश देखते ही मेरी रुलाई फिर फूट पड़ी। थोड़ी निःशब्द रो लेने के बाद मन थोड़ा हल्का हुआ तो मैं वहाँ से उठकर अंदर माँ के पास चली गई। नेहा और विकास माँ के पास ही थे और साथ में पड़ोस की राधा चाची भी। चाची बड़ी आत्मीयता से नेहा से पूछ रही थी, दीदी के मायके से कोई नहीं आया? नेहा कुछ कहती उससे पहले ही बोल पड़ी, चाची माँ के मायके में अब है ही कौन? मामा मौसी रहे नहीं और उनके बच्चे सब दूर दूर हैं। कोई मुंबई है तो कोई और कहीं। महंगाई में कौन किसी को पूछता है? मैं कुछ और कहती कि नेहा ने बात लपक ली। मेरे मायके से सब लोग आए थे चाची, अब शांति पाठ में आएंगे सब। राधा चाची ने एक गहरा निश्वास भरा। अरे कोई बात नहीं, दीदी के लिए हम लोग हैं ना। नेहा राधा चाची द्वारा लाया गया नाश्ता चाय ले आई पर माँ ने उस ओर देखा भी नहीं। सबके बहुत कहने पर चाय का घूंट तो भर लिया पर नाश्ता यह कहकर खिसका दिया कि बाद में खा लूँगी। माँ एकदम निढाल थी। फिर भी राधा चाची के जाने के बाद मैं उन्हें लेकर बाहर बरामदे में आ गई। घर की साफ सफाई के लिए सुमन आ गई थी, साथ में उसका आदमी भी। सबसे पहले बाबूजी के कमरे की सफाई होने लगी। उनका सारा सामान लॉन में रखा जाने लगा। अचानक मैं अपने को आहत महसूस करने लगी। न जाने क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यूँ लगा जैसे बाबूजी के जाते ही उनकी याद के साथ उनकी हर पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बाबूजी का पलंग, उस पर बिछा लबदब गद्दा, हर दिन बदले जाने वाले उनकी मनपसंद खूबसूरत चादरें और उस पर तकिए की जगह उनका इस्तेमाल किए जाने वाला मसनद। बाबूजी हमेशा बाई करवट सोते थे, एक पैर को दूसरे पर चढ़ाकर। उनके गुदगुदे से मसनद पर हमेशा झक बड़ा सा तौलिया रहता था। पलंग से सट कर रखी उनकी छोटी सी मेज, सामने रैक पर रखे उनके
ढेर सारी किताबें और किनारे खड़ी एक अलमारी जिसमें उनके कपड़े होते थे। पलंग के पैताने ही में माँ का एक छोटा सा पलंग। पल भर तो मैं सन्नाटे की गिरफ्त में रही, फिर जैसे अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। पागल हो गए हो क्या विकास? बाबूजी का सारा सामान बाहर क्यों निकाल रहे हो? एक बार माँ से तो पूछ लेते। और फिर मैं भी तो हूँ यहाँ, वो मेरे बाबूजी थे। तुम जोर से रुलाई छूटने के कारण आगे मुझसे बोला नहीं गया। मेरी आवाज़ गुस्से में बहुत तेज हो गई थी। माँ खाली खाली आंखों से सब देखती रही, अब भी शांत बैठी थी। मुझे अफसोस हुआ, बेकार इन सब की ओर इनका भी ध्यान जाएगा। कितनी मुश्किल से शांत हुई थी, अब फिर भी लग पड़ेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ उसी तरह बैठी निर्जीव सी थी। माँ का ख्याल आते ही मैं विकास से उलझना छोड़कर वापस माँ के पास आकर चुपचाप बैठ गई। पीछे से नेहा चाय का एक प्लेट बिस्किट लिए हुए आई। दीदी गुस्सा मत हो, लो आप चाय पी लो और माँ को किसी तरह थोड़ा बिस्कुट ही खिला दो। वह कमरा इसलिए खाली किया गया है क्योंकि वहीं शांति पाठ भी होगा ना। फिर बाबूजी का कुछ सामान दान में भी दिया जाएगा। अब सब कुछ विकास को ही तो करना है। आगे कुछ कहे बिना नेहा वापस चली गई तो मैंने माँ की ओर देखा, पर वहाँ पहले जैसी खामोशी थी। मुझे हल्की चिड़चिड़ाहट सी हुई। माँ किस परंपरावादी समाज की है जहाँ मर्द ही सर्वोच्च सत्ता है। पहले पति के सामने गूंगी थी, अब बेटे के सामने सब हथियार डाल दिए। आगे इनका क्या होगा, इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। उफ! उठने की कोशिश में अचानक लड़खड़ा कर माँ कुर्सी पर धम्म से बैठ गई, जैसे मैं तंद्रा से जागी। मुझे आश्चर्य हुआ, कल तक बाबूजी के लिए मुस्तैदी से दौड़ती माँ आज उनके जाते ही कैसी अशक्त हो गई है। उन्हें सहारा देकर मैं बाथरूम तक ले गई। थोड़ी देर बाद लड़खड़ाती संभलती सी वे निकली तो मैंने लपक कर उन्हें थाम लिया। उनकी हालत देखकर मेरे आंसू फिर छलकने को हुए, पर किसी तरह खुद पर काबू पाकर मैंने फुसलाकर उन्हें नाश्ता करा दिया। पता नहीं क्यों माँ इतनी देर से एकदम शांत थी। मुझे लगा शायद इतना बड़ा तूफान गुजरने के बाद माँ के अंदर तक खामोशी शांति ने डेरा जमा लिया है। पिताजी का कमरा एक शानदार ड्राइंग रूम का रूप ले चुका था और माँ का कमरा, वह तो नेहा ने हथिया लिया। वैसे भी उस कमरे में माँ की कौन सी संपत्ति रखी थी। बाबूजी के समय वह उनकी शरण स्थली ही था। जब बाबूजी अपनी किताबें या संगी साथी की दुनिया में गुम होते तो माँ अपनी छोटी सी दुनिया में आकर बैठ लेती। कभी रामचरितमानस बाजती, कभी बेहद थकी होने पर वहीं झपकी भी ले लेती। ऊपर की मंजिल भी 2 कमरे थे, एक विकास के दोनों बच्चों का और दूसरा भी विकास और नेहा के लिए। मेरे लौटने में बस 4-5 दिन ही बचे थे। जब माँ को तिमंजिले के कमरे में शिफ्ट किया जाने लगा तो मैं एकदम तड़प उठी। माँ मुझे मना कर रही थी, पर उनको अनसुना करके मैं चीख पड़ी। माँ को घर का कबाड़ समझ रखा है क्या? सबकी नज़रों से छिपा कर कहीं किसी कोने में फेंक दो, मैं यह नहीं होने दूंगी। शांत रहो दीदी, समझने की कोशिश करो। विकास ने मुझे शांत रहने के लिए मेरा हाथ थामा तो मैं बिफर कर उसे झटक दी। समझने की कोशिश तुम लोग करो विकास। माँ को अगर नीचे से हटाना ही था तो ऊपर वाला कमरा भी तो दे सकते थे। तुम दोनों ने इतना भी नहीं सोचा कि 75 की उम्र में 3 मंजिले पर माँ को कितनी दिक्कतें होंगी, कितनी अकेली पड़ जाएंगी। वह एकदम अकेले रहते हुए अगर वे मर भी जाएंगी तो तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। विकास, बाबूजी के जाते ही तुम इतने स्वार्थी और क्रूर हो जाओगे यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर जानती तो क्या दीदी, माँ को अपने घर ले जाती? नहीं ना, जीजू माँ को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते, यह तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। न जाने क्यों मेरे चीखने चिल्लाने के बावजूद विकास एकदम शांत था। अरे मैं माँ का दुश्मन नहीं हूँ, कुछ सोच समझ कर ही उन्हें ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। नीचे मेहमानों का आना जाना, बच्चों की धमा चौकड़ी, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, यह सब शोर शराबे से उन्हें परेशानी ही होगी। ऊपर 3 मंजिले में शांति से वह अपना पूजा पाठ भी कर सकेंगी और आराम भी। पता नहीं क्यों विकास की बात का मैं कोई उत्तर नहीं दे पाई। अचानक माँ से ज़्यादा मैं खुद को बेसहारा महसूस करने लगी थी। मैंने आंखें सोखने का नाम ही नहीं ले रही थी। लग रहा था जैसे नियति ने मेरे माँ बाप दोनों ही छीन लिए। मुझसे बाबूजी तो जाने कहाँ चले गए, अब माँ भी जैसे तैयार बैठी है।
उनके पीछे जाने को और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। न बाबूजी को रोक पाई और न माँ को रोक पाऊंगी। भीतर कहीं कुछ बड़ी तेजी से चटक रहा था। चुपचाप बैठी माँ के अंदर भी कुछ खामोशी सी टूट रही थी। काफ़ी देर तक खुद को संभाले न रहने के बाद मैं बस इतना ही बोल पाई, मेरे जाने के बाद माँ का ख्याल तो रखोगे ना? अरे दीदी कैसी बातें करती हैं। इस बार नेहा बोल उठी, यह विकास भी तो माँ है ना, और फिर बिना वजह अपनी ही माँ को दुख क्यों देगा? नेहा के कहने के बावजूद भी पता नहीं क्यों मैं आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। विकास ने शायद मेरी दुविधा भांप ली थी। पास आकर बोला, माँ के लिए तुम परेशान ना हो, उनके लिए मैं एक नौकरानी के इंतज़ाम कर रहा हूँ जो 24 घंटे सिर्फ उनके साथ रहेंगी, उनकी देखभाल करेंगी। बाबूजी की पेंशन तो अब माँ को मिलेगी ना, उनका एक अकाउंट भी अपने साथ खुलवा दूंगा। बाबूजी के बाकी अकाउंट बंद करके उन पैसों की एक एफडी निकलवा दूंगा। माँ के साथ अब तो खुश होना, फिर हम लोग हैं ही, बाकी तुम तो आती जाती रहोगी। विकास ने इतना सब कहा तो मेरी आंखें फिर छलक पड़ी। ज्वाइंट होकर भी माँ के लिए क्या फ़र्क पड़ना था? कौन सा वह बैंक का काम खुद से कर सकती थी? माँ न तो ज़्यादा बोलती थी ना फ़ोन कर पाती थी, पर बाबूजी के कुछ दिन बीतते बीतते उनका फ़ोन आ जाता, कब आओगे बेटा कानपुर से दिल्ली? इतनी दूर भी नहीं कि अपने बाबूजी से मिलने ना आ पाओ। बेटी, मैंने ड्राइंग रूम में बदल चुके बाबूजी के कमरे की ओर देखा तो लगा बाबूजी फिर बुला रहे हैं, अब कब आओगे बेटी? पूरी खामोशी के साथ सब कुछ बदल गया था। माँ के साथ मैं भी इतनी मंजिले वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थी। विकास ने मेरी मौजूदगी में ही माँ की नौकरानी तय कर दी थी, जो मेरे जाने के बाद से वहाँ आने वाली थी। बस एक दिन और बचा था और मैं सारा वक्त माँ के साथ बिताना चाहती थी। माँ को उनके लिए कई सारी बातें समझाने सहजने के बाद मैं लेटी हुई निःशब्द रो रही थी कि तभी लगा माँ हल्के से फुसफुसाई, बिटिया सब कुछ तो इन लोगों ने ले लिया है, पर मेरा घर कहाँ है? चौंक कर मैंने खिड़की के पास बैठी माँ की ओर देखा। माँ तो पूरी खामोशी से आकाश की ओर देखती हुई उसके सूनेपन से एकाकार हो रही थी। अभी आप सुन रहे थे प्रेम गुप्ता मानी जी की लिखी कहानी मेरा घर कहाँ है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानी सुनते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।